हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में जो हमारा चैप्टर है समास के बारे में। और जितनी भी वैकेंसी होती है जिनमें से हिंदी पूछी जाती है, और समास एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जो भी हाल ही में वैकेंसी आई यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर अन्य कोई भी भर्ती हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे समास के बारे में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं समास की परिभाषा क्या होती है। अब देखो यहाँ पे दिया गया है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई नया शब्द बनता है तो उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से कोई नया शब्द बन जाता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं, उसे सामसिक शब्द कहते हैं और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, संधि में दो वर्णों का योग होता है किंतु समास में दो पदों का योग होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि संधि में दो वर्णों का योग होता है और समास में दो पदों का योग होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है, जबकि दूसरी ओर समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है किंतु समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है समास के भेद के बारे में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं समास के। और जो 6 भेद होते हैं इनके जो नाम हैं ये आपको याद रखने हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। अब यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो 6 समास दिए गए हैं तो क्या इनमें से 4 ऑप्शन जो होते हैं उनमें से 3 समास इनके नाम होंगे और एक कोई दूसरा ऐसे बनावटी नाम दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा इनमें से समास का भेद कौन से नहीं है। तो ये जो 6 नाम दिए गए हैं ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पहला नंबर जो है अव्ययी भाव समास, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जिस समास में प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखो ये जो डिफिनीशन दी गई, इसकी जो परिभाषा दी गई है ये भी आपको याद रखना है। आपको ये डिफिनीशन दे दी जाएगी, फिर पूछेगा कि कौन सी समास है, तो ये परिभाषा भी याद रखनी है। अब देखो ट्रिक देखते हैं, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल जैसे दिए गए हैं, यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति में यथा क्या है, उपसर्ग है, तो ये क्या है, एक अव्ययी भाव समास की एग्जाम्पल है। उसके बाद जैसे दिया गया है यथाशीघ्र, जैसे सपरिवार, सपरिवार में स क्या है, उपसर्ग है। तो प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द जो होगा वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आजन्म, इसमें उपसर्ग क्या है, आ क्या है, उपसर्ग हो जाएगा, तो कैसा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारा है तत्पुरुष समास। कौन समास, तत्पुरुष समास। अब देखो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस समास में उत्तर पद की प्रमुखता होती है, प्रधानता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास में। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखना है, देखो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है यश प्राप्त, तो यहाँ पे को विभक्ति लगी है तो यश को प्राप्त हुआ, कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे सुखप्रद, सुख को देने वाला, तो को विभक्ति हो गई यहाँ पे। अजन्मांध, जन्म से अंधा। जलमग्न, जल में मग्न, तो यहाँ पे में विभक्ति हो गई। आप बीती, आप पर बीती, क्या पर विभक्ति हो गई। उसके बाद रसोई घर, तो रसोई के लिए घर या फिर रसोई का घर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के विभक्ति है। तो यहाँ पे जितने भी विभक्ति वाले चिन्ह मिले तो उनमें सभी जगह पे होती है तत्पुरुष समास। या फिर उत्तर पद जहाँ पे प्रधान हो, जैसे कि यहाँ पे देखो एक बार देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, घर प्रधानता, घर की प्रधानता है यहाँ पे। जैसे कि अंधा व्यक्ति है कोई, तो यहाँ पे क्या है,
जो लास्ट में चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रधान होती हैं, वही चीज़ें मुख्य होती हैं इसमें से। ये जन्म से अंधा, कोई व्यक्ति है क्या, वो जन्म से अंधा है। जैसे जल में मग्न, कोई चीज़ है जो मग्न है किसमें, जल में मग्न, मतलब डूबी हुई है। उसके बाद अगला है कर्मधारय समास। अब देखो कर्मधारय समास जो होता है, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से संज्ञा होता है। विशेषण का मतलब ये होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, नील कमल, तो इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नीला है जो कमल। अब देखो यहाँ पे जो प्रथम पद है, पहला पद क्या, पूर्व पद है जो है नीला है, तो एक कमल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, कमल नीला है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, तो आत्मा कैसी है, महान है, तो ये विशेषता बता रहा है प्रथम पद। पूर्व पद क्या विशेषता बता रहा है, जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, चरण कमल, कमल के समान चरण, और चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो जहाँ पे पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो उसको कहते हैं कर्मधारय समास। उसके बाद अगला दिया गया है द्विगु समास के बारे में। जैसे कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संज्ञावाची हो और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह, जैसे कि पंचवटी, पांच वटों का समूह, चौमासा, चार महीनों का समूह, सप्तपदी, सात पदों का समूह, और सप्त सिंधु क्या है, सात नदियों का समूह। और देखो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए सभी में देखो प्रथम पद जो होगा संख्यावाची होगा। जैसे तीन यहाँ पर है, पाँच है, चार, सात, फिर सात, देखो तो ये सारी चीज़ें क्या है, संख्यावाची हैं। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा और अंतिम पद क्या होगा, संज्ञा होगा, वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। उसके बाद अगला नंबर है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद संज्ञाएं होगी अथवा दोनों पद क्या विशेषण हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रिक दी गई है, द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह जो ये चिन्ह होता है डैश वाला, इसका यूज होता है। इसका जहाँ भी यूज हो वहाँ पे हमेशा क्या है, द्वंद्व समास होगा। जैसे कि जैसे राम कृष्ण, अब देखो उनके बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है, और क्या है, दोनों ही क्या है पद, दोनों ही पद प्रमुख है, राम और कृष्ण। जैसे कि दाल रोटी, इसमें भी देखो योजक चिन्ह लगा हुआ है, कंदमूल। तो जहाँ पर भी योजक चिन्ह मिल जाए वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होगा, या फिर जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट नंबर है बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो जितनी भी डिफिनीशन यहाँ पे दी गई हैं, जितनी परिभाषाएं दी गई हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं, क्योंकि परिभाषाएं दी जाती हैं पेपर में और फिर पूछा जाता है कौन सी समास है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसमें से क्या, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ अर्थात जिसका बात हो रही शिव की यहाँ पे। जैसे कि दस आनन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, आनंद मतलब सिर, जिसके 10 सिर हैं, जिस तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रावण की बात हो रही है। जैसे कि पंकज, पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल। तो यहाँ पे हमारा समास चैप्टर कंप्लीट हो गया, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समास की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।